अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एसी थ्रू रजिस्टर देख चुके हैं और रजिस्टर का अल्टरनेटिंग करंट को जो रिस्पांस है वो हमने डिटेल में देखा है। और उसी वक्त उसी लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हमने कॉन्टिन्यूशन में 3 लेक्चर्स देखने। हमने रजिस्टर का रिस्पांस देख लिया, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों का इंट्रोडक्शन या इन दोनों की वर्किंग ये हम देख चुके हैं। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में इनका जो यूज़ है ये हमने नहीं देखा, और डीसी में तो इनका यूज़ था ही नहीं और हमने इस चीज़ को ना यूज़ किया और ना ही कोई हम इसकी डिटेल में गए। सिर्फ एनर्जी स्टोर के लिए हमने काम किया था। अब वहाँ पे शायद मैंने आपको इस चीज़ का बताया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर असल में ये अल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स होंगे उसके ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो अब वन बाय वन हमने इनको देखना और ये बड़ा ही ये मज़े का हमारा ये लेक्चर 2 चलेंगे, क्योंकि इनका जो रिस्पांस है ये बड़ा ही एक जो है वो कह लें कि आपकी जो सोच या थिंकिंग होगी उससे बड़ा हट के रिस्पांस आएगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर पे एक नज़र आज जिन चीज़ों को हमने देखना है। सबसे पहले चीज़ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। कैपेसिटर जब एसी सोर्स के साथ लगाया जाएगा तो क्या बिहेवियर होगा उसका। फिर हम उसके बिहेवियर की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद हमने फेज़ डिफरेंस देखना है कि वोल्टेज और करंट में फेज़ डिफरेंस है या नहीं है। उसके बाद फेज़र डायग्राम हमने ड्रा करनी है। उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये एक नई टर्म यहाँ पे आ रही है क्योंकि इससे पहले रिएक्टेंस का वर्ड आपने नहीं सुना हुआ। और लास्ट में पावर डिसिपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पे हम आते हैं जी। तो कैपेसिटर को देखें, अगर डीसी के साथ अप्लाई करें तो वहाँ पे हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि डीसी में सिर्फ करंट उतनी देर के लिए ही सर्किट में फ़्लो करेगा जितनी देर के लिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जैसे ही इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वैसे ही हमारा ये सर्किट में कोई करंट नहीं फ़्लो करेगा। तो डीसी में जो कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर एसी करंट के साथ हम इसे कनेक्ट करें तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक जो बेसिक जो इसकी जो ये प्रॉपर्टी वो ये कि ये बाई डायरेक्शनल है, ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है हर हाफ साइकिल के बाद। और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है कि इसका मैग्नीट्यूड भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। अब होगा क्या जी, हम वैसे पूरे कोऑर्डिनेट को पूरा जो इसका टाइम पीरियड है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला ये होगा जब 0 से मैक्सिमम पे करंट जाएगा तो अपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं जी। उसके बाद करंट ने वोल्टेज ने मैक्सिमम से 0 पे आना है। जब मैक्सिमम से 0 पे आना है तो ये वाली प्लेट्स जो चार्ज हो चुकी ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अब जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, अब देखें यहाँ पे मैं 2 जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। 0 से t/2 हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर डिस्चार्ज होगा। उसके बाद क्या होगा जी, हाफ साइकिल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, क्योंकि वोल्टेज ने पोलैरिटी चेंज करनी है। अब नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और ऊपर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। और फिर वहाँ पे जब वोल्टेज मैक्सिमम से 0 की तरफ आएगा तब ये प्लेट्स डिस्चार्ज हो रही होंगी। तो t/2 से t की अगर हम बात करें तब प्लेट्स उल्टे वाली। अब उसके बाद फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फिर अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव, ऊपर वाली नेगेटिव, फिर डिस्चार्ज। अब जैसे जैसे एसी, अब देखें एसी ने यही काम करते रहना है, अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती रहनी है। तो इस तरह कैपेसिटर में कॉन्टीन्यूसली, अब देखें कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है। अब इसमें करंट फ्लो करने का ये मतलब नहीं है कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं थ्रू द इंसुलेटिंग मीडियम, इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं है। कॉन्टीन्यूसली करंट फ्लो करने का ये मतलब है कि एसी जब सोर्स कनेक्ट किया जाएगा तो कैपेसिटर कॉन्टीन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज, फिर ऑपोजिट प्लेट्स चार्ज और ऑपोजिट प्लेट्स डिस्चार्ज, ये कॉन्टीन्यूस काम होता जाएगा। जिसकी वजह से हमने अगर कैपेसिटर के साथ कोई भी चीज़ अपनी कनेक्ट की है, कोई बल्ब है जी, कोई ट्यूबलाइट है या फ़ैन है, कोई भी चीज़ कनेक्ट की है तो कॉन्टीन्यूसली उसमें से करंट फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पे देखें एक मेन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है कि अगर डीसी सोर्स साथ अप्लाई करते हैं तो वो
हमारे पास कैपेसिटर किसी काम का भी नहीं था, क्योंकि वो नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड में चार्ज हो जाएगा, उसके बाद कोई करंट सर्किट में फ़्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम एसी सोर्स के साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त कॉन्टीन्यूसली इस हमारा जो वो सर्किट होगा उसमें से करंट फ्लो करता जाएगा। अच्छा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें जी, वोल्टेज ने जैसे ही इंक्रीज़ करना स्टार्ट करना है तो वैसे वैसे इसका करंट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा ओहम्स लॉ से। तो वोल्टेज अब देखें, बेसिक जो पीछे जो रीज़न है वो चार्ज है, तो चार्ज जो स्टोर होगा कैपेसिटर पे उसको लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू CV, और V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो इसको अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे C V0 साइन ओमेगा t। तो ये Q यहाँ पे असल में इंस्टेंटेनियस चार्ज है, चार्ज की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट। अब ये वेव फॉर्म आपके सामने मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये आप लोग इसमें से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वेव फॉर्म मैंने बनाई हैं, 3 कर्व्स हैं। QT कर्व है जी, VT कर्व है और IT कर्व है। अब इसमें से QT कर्व और VT कर्व, ये दोनों जो कर्व्स हैं ये इन फेज़ हैं, ये दोनों इन फेज़ हैं। ये क्यों इन फेज़ हैं? क्योंकि इनिशियली अगर चार्ज ज़ीरो है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो भी ज़ीरो होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाएगी। जब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर मैक्सिमम हो जाएगा तो वैसे ही इसके ऊपर वोल्टेज स्टोर भी मैक्सिमम हो जाएगा, जो वो डेवलप होगा प्लेट्स पे वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो चार्ज की कर्व और वोल्टेज की कर्व, ये दोनों कर्व्स इन फेज़ चलेंगी। अब करंट की जो कर्व है ये आउट ऑफ फेज़ आ रही है, और करंट को अगर अच्छा देखें यहाँ पे 2 वे से मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि करंट को अगर फाइंड करना होगा तो हमारे पास फार्मूला है डेल Q ओवर डेल T। तो डेल Q ओवर डेल T असल में क्या चीज़ है? दिस इज़ द स्लोप ऑफ द QT कर्व। तो करंट की वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी होगी तो आपने किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी है, और वो स्लोप की वैल्यू हमें करंट का मैग्नीट्यूड बताएगी। QT कर्व की स्लोप ऑफ QT कर्व एट एनी इंस्टेंट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा देखें, ये इससे मिलता जुलता फार्मूला आप लोगों ने इससे पहले भी देखा था, जहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर वेलोसिटी की हमारे पास कर्व आएगी तो फिर VT ग्राफ जो हम बनाएंगे तो उसकी स्लोप एट एनी इंस्टेंट हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगी। तो उसी तरह यहाँ पे QT कर्व की जो स्लोप है वो हमें करंट की वैल्यू बताएगी। और ये चीज़ आप देख सकते हैं जी, इनिशियली QT कर्व की स्लोप जब हमारे पास टाइम ज़ीरो है, चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन इस QT कर्व की जो स्लोप है ये मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, और जब चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो QT कर्व, ये जो ब्लू वाली कर्व है, इसके मैक्सिमम हाइट पे पीक वैल्यू पे अगर आप स्लोप फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास स्लोप ज़ीरो आएगी, तो करंट की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ हम अब देखें, Q का और I का फेज़ डिफरेंस आ रहा है। अब सिंस V और Q दोनों इन फेज़ हैं तो V और I दोनों आउट ऑफ फेज़ चलेंगे, और करंट यहाँ पे लीड कर रहा है, वोल्टेज यहाँ पे लैग कर रहा है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? असल में है क्या जी, इस चीज़ को पहले मैं फेज़ डिफरेंस एक दफ़ा हमने जो देखा है तो हम ये चीज़ देख चुके हैं जी, करंट एट एनी इंस्टेंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2, या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय π/2, वोल्टेज करंट से लैग कर रहा है बाय π/2। अब ये कर्व एक दफ़ा फिर आपके सामने आ चुकी हैं। ये हमने फेज़ डिफरेंस को देखते हुए V और I की कर्व यहाँ पे ड्रा कर ली हैं। वोल्टेज यहाँ ज़ीरो है जी, करंट वहाँ मैक्सिमम है, जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहाँ पे करंट ज़ीरो है। तो फेज़ डिफरेंस π/2 का, ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों आउट ऑफ फेज़ चल रहे हैं और फेज़ डिफरेंस π/2 है। अब उस वाले जो है वो सवाल का जवाब कि वोल्टेज क्यों लैग कर रहा है और करंट क्यों लीड कर रहा है। अच्छा, इस चीज़ को आप इस तरह जो है ना वो अंडरस्टैंड करें कि इनिशियली वोल्टेज की वैल्यू अभी ज़ीरो होगी, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज जो डेवलप होना है,
क्योंकि अभी चार्ज स्टोर होना शुरू होगा तो वैसे वैसे वोल्टेज भी उसके क्रॉस डेवलप होना है। तो इनिशियली जब वोल्टेज की वैल्यू तकरीबन ज़ीरो है तो उस वक्त देखें चार्जेस को उस वक्त अपोजिशन मिलनी है जब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वो आने वाले चार्जेस को अपोजिशन देंगे। अब इनिशियली चार्ज स्टोर ही ज़ीरो है तो इस वजह से करंट का जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे फर्दर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को अपोजिशन मिलेगी, वैसे वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा और करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो उस वक्त इसके क्रॉस वोल्टेज भी फुली डेवलप हो गया होगा तो उस वक्त ये आने वाले चार्जेस को अपोजिशन मैक्सिमम दे रहा होगा और उस वक्त हमारा करंट मिनिमम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी कि करंट लीड करेगा क्योंकि इनिशियली वोल्टेज अभी ज़ीरो होगा जो कैपेसिटर के क्रॉस डेवलप होना है, लेकिन करंट उस वक्त जो फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये देखें, इससे पहले डीसी में तो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं और एसी भी अगर रजिस्टर का हम रिस्पॉन्स देखें तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखें एक नई चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जी वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज चल रहे हैं। यहाँ पे एक क्वांटिटी लीड कर रही है और दूसरी लैग कर रही है, एक आगे चल रही है और दूसरी उसको फॉलो कर रही है। और फेज़र डायग्राम अगर हम इसकी ड्रा करें जिसका मतलब ये होगा कि वोल्टेज और करंट को वेक्टर फॉर्म में जब हमने ड्रा करना होगा तो हम इस तरह ड्रा करेंगे। वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पे शो कर दिया और करंट को हमने वाई एक्सिस पे शो कर दिया और करंट यहाँ पे वोल्टेज से लीड कर रहा है बाय एंगल 90 डिग्री या बाय एंगल π/2 और दोनों को रोटेट करवाना होगा तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ जो कि इनकी अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। तो एट एनी इंस्टेंट करंट ऑफ द कैपेसिटर विल लीड द वोल्टेज बाय π/2। अच्छा जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस असल में जो वर्ड है ये रिएक्शन से है। अब देखें कैपेसिटर ने अपोजिशन देनी है और ये अपोजिशन किस तरह दे रहा है, ये आप यहाँ पे बात समझें कि ये अपोजिशन ये जो दे रहा है ये असल में चार्ज स्टोर करके आने वाले चार्जेस को अपोजिशन दे रहा है। और इसके बरक्स अगर हम रजिस्टर में उसकी अपोजिशन का देखें रिस्पॉन्स तो उसमें अपोजिशन क्या थी, जब चार्जेस रेजिस्टेंस में से फ़्लो करते हैं तो वहाँ पे उनकी कोलिजन होती है बाकी एटम्स के साथ, तो वहाँ पे वो अपोजिशन थी और दैट वाज एक्चुअल अपोजिशन, रियल अपोजिशन। कैपेसिटर की जो अपोजिशन है ये इमेजिनरी अपोजिशन है, ये रियल अपोजिशन नहीं है क्योंकि एक्चुअली कोई कोलिजन नहीं हो रही, कोई टकरें नहीं हो रही। यहाँ पे अपोजिशन इस तरह मिल रही है कि जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे वो आने वाले चार्जेस का रास्ता रोकता है। तो इस तरह वो हमारे पास जो एसी है जी उसे ये अपोजिशन प्रोवाइड करता है और कैपेसिटर की जो अपोजिशन होगी जो वो एसी को प्रोवाइड करेगा इसको हम बोलेंगे इसकी रिएक्टेंस। और इसकी डेरिवेशन तो हम खैर नहीं कर रहे, इसका फार्मूला यहाँ पे देखें और इसका फार्मूला वही देखें ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या था जी, ऑपोजिशन इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ऑपोजिशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी एक्स सी, एक्स का वर्ड रिएक्टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा और सी हमने यूज़ किया जी फॉर कैपेसिटर। वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आर एम एस, ओहम्स लॉ यूज़ किया जी आर इक्वल्स टू वी ओवर आई, यहाँ पे एक्स सी इक्वल्स टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। और ये मैंने बात आपको बताई थी उस वक्त कि एसी में हमेशा हम आर एम एस वैल्यूज़ ही यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको अब डिनोट करने का एक और वे है हमारे पास, एक्स सी इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ और एक्स सी विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। अच्छा, ये फार्मूला की डेरिवेशन तो हमारे पास अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड ज़रूर करेंगे कि और यहाँ पे देखें एक चीज़ जो नई फिर आ रही है यहाँ पे, एक तो देखें नई चीज़ आपके पास आई है कि वोल्टेज और करंट का आउट ऑफ फेज जाना, ये एक नई यहाँ पे बात है। और दूसरी नई चीज़ ये आ रही है कि कैपेसिटर की जो ऑपोजिशन है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और कैपेसिटेंस भी डिपेंडेंट है। चलें, ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि अगर हम रेजिस्टर का रिस्पांस भी देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो रिएक्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। और दूसरी बात यह कि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है, ये चीज़ इससे पहले नहीं थी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो रिएक्टेंस की वैल्यू भी
चेंज होगी। और ये इन्वर्सली इनका रिलेशन है दोनों के साथ। कैपेसिटेंस के साथ किस तरह रिलेशन है, ये बात हम जो है ना यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ज़्यादा है, कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, इसका मतलब है ये ऑपोजिशन भी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर इसकी जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंस की वैल्यू जो है इसकी कम होगी। और कम इसलिए होगी क्योंकि कैपेसिटर जब चार्ज ज़्यादा स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब है ज़्यादा देर लगेगा उसे चार्जिंग के लिए। जब ज़्यादा देर उसे चार्जिंग के लिए लगेगा, टाइम कांस्टेंट उसका ज़्यादा होगा, तो करंट ज़्यादा देर के लिए फ़्लो करेगा। अगर इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा तो बहुत जल्दी ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ भी ये बात तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और दूसरी बात है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, जिसका मतलब है एट लो फ्रीक्वेंसी अगर एसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी जो ऑपोजिशन है वो ज़्यादा होगी। और ऑपोजिशन ज़्यादा क्यों होगी, अब आप डीसी पे देखें, डीसी का अगर सोर्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। इसका मतलब है कि एक्सी की वैल्यू इन्फिनिट होगी। अब होगा क्या कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसका मतलब है कि ये चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस वेरी स्लो चलेगा, ज़्यादा देर के लिए ऑपोजिशन प्रोवाइड की जाएगी। और अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, अब हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा जी, अब आप इसको सादा ज़ुबान में इस तरह अंडरस्टैंड कर लें, आप ये समझ लें कि चार्जेस की भाग दौड़ लगी हुई है। जब हाई फ्रीक्वेंसी है तो हर साइकिल में करंट ने अपनी डायरेक्शन, हर हाफ साइकिल में करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी। तो चार्जेस अभी एक प्लेट पे जाते हैं, फिर वापसी का मैसेज आ गया जी वापस आ जाओ, फिर दूसरी प्लेट पे जाना, फिर वापस आ जाओ। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तो ये काम चलता जाएगा और उन्हें प्लेट पे स्टोर होने का, ज़्यादा देर बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो अपोजिशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकेंगे। यहाँ पे ये चीज़, इस कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और यहाँ पे आप ग्राफिकल भी एक्सप्लेनेशन इसकी जो है ना वो देख सकते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो कैपेसिटर का करंट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट ये एक दूसरे के उल्टा चलेंगे। पावर डिसिपेशन की अगर बात करें तो प्योर कैपेसिटर है अगर हमारे पास, तो ये डायग्राम वोल्टेज और करंट की हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देखें वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज हैं, करंट लीड कर रहा है जी, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इसको 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पावर वाली अगर आप डायग्राम देखें तो 4 हमारे पास हिस्से इसने बना दिए हैं। तो पहले जो हमारा पार्ट है इसमें वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, जिसका मतलब है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कैपेसिटर होगा ये एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा, पावर कंज्यूम कर रहा होगा। दूसरा जो क्वाड्रेंट है इसमें वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट की वैल्यू नेगेटिव है, बिलो द लाइन है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, पावर नेगेटिव आएगी, जिसका मतलब ये होगा जो पावर इसने कंज्यूम की थी ये वापस डिलीवर कर रहा होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है जी, वोल्टेज भी नेगेटिव, वोल्टेज और करंट भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर वोल्ट जो है ये पावर कंज्यूम कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट नेगेटिव, जिसका मतलब है जो पावर कंज्यूम की थी ये पावर वापस कर रहा है। अच्छा, पावर प्लस और पावर माइनस, ये भी इससे पहले चीज़ें आप लोगों ने नहीं अंडरस्टैंड की, तो ये भी यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है कि पॉजिटिव पावर का ये मतलब होगा कि पावर कंज्यूम की जा रही है, नेगेटिव पावर का ये मतलब होगा कि ये डिवाइस जो एलिमेंट हमने कनेक्ट किया था ये पावर डिलीवर कर रहा है, कंज्यूम करने के बजाय हमें वापस कर रहा है। तो ओवरऑल नेट अगर पावर की बात करें तो नेट ये पावर डिसिपेशन इसमें ज़ीरो है। प्योर कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करता, इसमें कोई डिसिपेशन नहीं हो रही, क्योंकि अगर एक क्वाड्रेंट में पावर कंज्यूम कर रहा है, अगले में ये वापस कर रहा है, थर्ड में कंज्यूम कर रहा है, फोर्थ में वापस कर रहा है। पूरा साइकिल अगर हम इसका देखें, पूरे साइकिल का रिस्पॉन्स देखें, तो प्योर कैपेसिटर की अगर बात करें, मैं प्योर कैपेसिटर का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हमने को वायर्स अगर यूज़ किए हैं तो वायर की अपनी भी रेजिस्टेंस होगी और रेजिस्टर पावर कंज्यूम करता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन अगर सिर्फ कैपेसिटर की बात करें तो वो पावर कंज्यूम नहीं करता। तो ये काफ़ी कुछ नया सीखने को आपको आज मिला है जी, काफ़ी चीज़ें सारी नई हमने देखी हैं। तो ये एक दफ़ा आपने इसको
ज़रा अच्छे तरीके से देखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक इंडक्टर पे आएगा। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।